आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के वो प्रावधान जो कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एवं अन्य कुछ एक्ट आ जाने के कारण अब लागू नहीं है या कुछ मामलों में उनमें परिवर्तन आ गया है। इसको जानना ज़रूरी है। जैसा कि एक्ट 1882 कहलाता है, ये अर्थ ही है कि अंग्रेजी शासन के समय में, ये जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ, ये उसके पहले 1882 में आवश्यकता होने से ये उस समय बनाया गया था और अभी भी ये यथावत चला आ रहा है। संपत्ति जब हम अंतरण की बात करते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है मोटे तौर से, जिसके अंतरण की बात की जा रही है। तो संपत्ति एक सामान्य है चल और अचल संपत्ति, जिसकी सामान्यतः हम लोग बात करते हैं। चल संपत्ति जो मूवेबल है, जैसे कोई वाहन है, चल संपत्ति में आएगा। अचल संपत्ति है, जमीन है, मकान है, अपार्टमेंट है, कारखाना है, ये अचल संपत्ति में आएगा। फिर दूसरा विभाजन है मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त वही चीज़ है कि जो ठोस है, दिखाई दे रही है। अमूर्त में आएगा किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट का अधिकार, पेटेंट का अधिकार, कोई बोर्ड का प्रमाण पत्र, परीक्षा का प्रमाण पत्र और प्रतिभूतियाँ। इनका यदि अंतरण होता है तो वो अमूर्त संपत्ति का अंतरण कहलाएगा। फिर एक विभाजन है कि कुछ संपत्ति सार्वजनिक हैं और कुछ संपत्तियां निजी संपत्ति हैं। सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, कोई शासकीय कार्यालय हैं, खुली ज़मीन है, सड़कें हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति सरकारी संपत्ति में आएगा। और निजी संपत्ति अर्थात जो ऐसी संपत्ति जिसमें किसी व्यक्ति का अधिकार है, वो निजी संपत्ति में आएगा। इसमें निजी संपत्ति के अंतर्गत ट्रस्ट भी इसके इस विभाजन में शामिल है। मोटे तौर से जो ये एक्ट बना है, ये अचल संपत्ति के अंतरण के लिए बना है। कुल 137 इसमें धाराएं हैं। 17 फरवरी 1882 को ये लाया गया था और 1 जुलाई 1882 में ये लागू हो गया। संपत्ति का अंतरण कितने प्रकार से हो सकता है, तो ये उस समय के अनुसार 5 प्रकार उन्होंने बताए थे। एक विक्रय, बंधक, पट्टा, लीज, दान, गिफ्ट और विनिमय, अदला बदली। मोटे तौर से ये संपत्ति के प्रकार बताए। किन संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता? अगर किसी अचल संपत्ति पर मालिकाना हक यानी टाइटल को लेके कोई विवाद है तो उसे तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस भूमि के संबंध में मुकदमा लंबित है, या जब इस मामले में जो न्यायालय जिसमें मुकदमा लंबित है, सिविल न्यायालय ही होगा संभवतः, इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले लेती है। यदि कोई मामला लंबित है और कोई निर्णय ले लेती है तो इसका अंतरण हो सकता है। पैतृक संपत्ति पर अपना दावा केवल 12 वर्ष तक ही किया जा सकता है। कोई आपकी ऐसी पैतृक संपत्ति है जो आप कहते हैं कि साहब हमारे दादा की या परनाना की या किसी की है और वारसा ना होने से द्वितीय श्रेणी के वारसान या शासन के नाम से चली गई, तो इसका क्लेम का एक समय दिया है। इसका अनंत काल तक आपका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। 12 वर्ष तक ही आपको समय सीमा है, उसमें आप अपना दावा दायर कर सकते हैं और यदि इसके अंतर्गत आप दावा सक्षम न्यायालय में दायर करते हैं तभी आपको सुना जाएगा। पैतृक जो संपत्ति है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जो स्वयं अर्जित नहीं है, ऐसी संपत्ति में उत्तराधिकारियों को उनके जन्म के समय से ही सहदायक अधिकार मिलते हैं। जैसे ही व्यक्ति जन्म हो जाता है उसका अधिकार उसमें स्वयं पैदा हो जाता है या वह अपना जो स्वत्व है उस समय अर्जित कर लेता है। जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, इसमें बेटियों को भी पुत्रियों को भी सहदायक अधिकार प्रदान करने के लिए धारा 6 में संशोधन कर दिया गया है। तो अब अचल संपत्ति में बेटियों को भी
बराबर का अधिकार 2005 के बाद जो एक्ट में संशोधन हुआ है इसमें प्राप्त हो गया है, जबकि पूर्व में स्थिति अलग थी। अब इसमें जो एक मुख्य चीज़ ये आती है कि संपत्ति बेचने के पहले अनुबंध किया जाएगा क्या? तो संपत्ति अनुबंध क्या है, इसकी भी बात करता है। इस प्रकार का समझौता जो यह निर्धारित करता है कि वास्तविक संपत्ति या रियल एस्टेट का उपयोग कैसे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी जो अनुबंध होगा उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी। अनुबंध संविदाएं भूमि मालिक को प्रतिबंधित करती हैं या विशिष्ट कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है, यानी जो भी अनुबंध होगा उसमें ये सब विशिष्ट चीज़ें रहेंगी। अनुबंध में जो बिक्री के लिए होगा, इसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी जाएगी, सेलर और बायर के बीच में पेमेंट का समय रहेगा, समय अनुबंध नोटराइज होना चाहिए और प्रॉपर्टी का डिटेल रहेगा कि वो संपत्ति का कौन सा प्लाट नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है, कितना रकबा है, क्या उसकी लोकेशन है, किस दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में क्या है, स्वरूप क्या है, प्लाट है, खेती की ज़मीन है, मकान है, नींव भरी है, जो भी स्थिति होगी उसकी संपत्ति की कीमत जो गाइडलाइन के अनुसार होगी और जो बाज़ार मूल्य होगा वो लिखा जाएगा। एडवांस सामान्यतः 10% जो एक प्रचलित है वो एडवांस के बारे में लिखा जाएगा कि दिया नहीं दिया। पेनाल्टी के बारे में लिखा जाएगा कि यदि कोई ड्यूज़ होंगे तो वो कौन क्लियर करेगा, उस संपत्ति पर लोन नहीं है, पाक साफ है, किसी बैंक या किसी व्यक्ति का चार्ज नहीं है, भार नहीं है, ये संबंध में भी जो अनुबंध है उसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा जो अनुबंध करने वाला या विक्रय करने वाला व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से एक जो क्लेम के संबंध में संपत्ति की जो बिक्री या वो खरीदी बिक्री यदि कोई है इसका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर ले। उसमें ये पता चल जाएगा कि चलिए 10, 11, 20 जितने वर्ष का भी चाहे जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसको मिल जाएगी। यदि वो संपत्ति कहीं मॉर्गेज है, लोन है, लॉन्ग टाइम लीज है, तो ये भी उसको जानकारी उपपंजीयक कार्यालय से मिल जाएगी। तहसील कार्यालय से भी उसमें सम्मति मिल जाएगी। यदि उस संपत्ति पे कोई कर्ज वगैरह लिया गया है या कुछ बैंक वगैरह का ऋण है तो वहाँ से भी इसकी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि विक्रय के संबंध में जो इस एक्ट में चूँकि उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया था, वर्तमान में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 164 और 165 164 ये कहती है कि किसी भी जो संपत्ति का ट्रांसफ़र है वो किस तरीके से होगा, उत्तरजीविता के द्वारा होगा, पैतृक होगा, किसान यदि ख़त्म हो जाता है तो उसमें होगा, और इसमें वसीयत के द्वारा होगा, बिक्री के द्वारा होगा। और जो धारा 165 है वो अंतरण की बात करता है, अंतरण का अधिकार। अंतरण के संबंध में कुछ वाइंडिंग दी गई है। जैसे वर्तमान में यदि बंधक रखना है या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, कृषक है, और यदि अनुसूचित क्षेत्र में का अनुसूचित जनजाति का कृषक है तो उसके कृषि भूमि के संबंध में अलग स्पष्ट नियम है। जैसा कि अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित हैं उन क्षेत्रों में कोई भी अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति की कृषि भूमि किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर को भी इसमें अधिकार नहीं है। बाकी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का जो कृषक है यदि वह अपनी भूमि बेचने की अनुमति चाहता है तो भूमि जिस जिले के कलेक्टर के क्षेत्र में स्थित है वहाँ संबंधित न्यायालय कलेक्टर में आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उसके अपनी कृषि भूमि बेचने की अनुमति उसको गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मिल सकेगी। इसमें भी ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति अपनी कृषि भूमि बेच रहा है उसके पास कम से कम 5 एकड़ भूमि से यानी शेष रहनी चाहिए जो उसके परिवार के जीवन यापन के लिए होनी चाहिए। बंधक
में भी या नीलाम के द्वारा भी यदि संपत्ति किसी ली जाती है तो उसमें यही 5 एकड़ भूमि की सीमा है, इतनी सीमा उस कृषक के लिए छोड़ दी जाएगी। यदि कोई सरकारी ड्यूज़ या कुछ लेना है, उस भूमि को पट्टे पर देकर तहसीलदार उसकी वसूली कर सकेगा। पूरी भूमि उसकी कभी भी नीलाम नहीं की जा सकती, कि चाहे वो ऋण की वसूली हो या दूसरी कोई भी चीज़ हो। ये भू राजस्व संहिता के प्रावधान है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में इनका उल्लेख नहीं है। तो यह भी हमें भूमि खरीदते समय इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसी तरह इसमें जो कुछ प्रावधान और भी यानी बने हुए हैं, जैसे बंधक के संबंध में प्रावधान बने हुए हैं कि अनुसूचित जनजाति के भूमि के संबंध में कब बंधक रखी जा सकती, नहीं रखी जाती, तो उनके भी प्रावधानों का पालन करना होगा, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम है, क्योंकि यह बहुत पुराना है और उस समय की परिस्थिति के अनुसार है, इसमें वो चीज़ें नहीं आएँ।